मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी लुसेंट की जो हिंदी चल रही थी उसमें आज का हमारा टॉपिक है छंद। आज हम लोग यहाँ पे छंद को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्लास को। आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले आता है कि छंद क्या है। पहले हमें इसको जानना है कि छंद क्या है। देखिएगा, छंद शब्द जो है छेद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना यानी खुश करना। ठीक है, पहली बात ये हुई कि छंद शब्द जो है छंद धातु से बना है, जिसका मतलब क्या है, खुश करना। यह आह्लाद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। इस प्रकार छंद की परिभाषा होगी, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। ये हो जाएगी एक छंद की परिभाषा कि वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। आपके सामने आगे लिखा हुआ है कि छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। मतलब छंद का दूसरा नाम पिंगल क्यों है? तो देखिए, क्वेश्चन ये क्यों का नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछ लिया जाएगा कि छंद का दूसरा नाम अगर पूछेगा तो क्या है? पिंगल। छंद का सर्वश्रेष्ठ उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र है। ये भी बात हुई। आगे आपके सामने है कि छंद के अंग क्या लिखा हुआ है? छंद के अंग। छंद के अंग निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका है चरण, इसे कहते हैं पद या पाद। दूसरा आपका है वर्ण और मात्रा। तीसरा आपका है संख्या और क्रम। चौथा आपका गढ़, गति, यत या विराम, और यह आपका तुक। तो छंद के 7 अंग हैं। ठीक है, आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। आगे देखें तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है पहला आपका चरण या पद या पाद। छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। छंद के प्रायः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थांश यानी चतुर्थ भाग को चरण कहते हैं। मतलब क्या कि चरण किसे कहते हैं कि छंद जो होता है उसके 4 भाग होते हैं, तो इसमें प्रत्येक भाग जो होता है वो एक चरण कहलाता है। ये क्या याद कर लीजिएगा। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा आदि। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। जैसे दोहा होता है सिर्फ 2 लाइनों में लिखा होता है, तो उसमें कॉमा लगा देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ये पंक्तियाँ कहलाती हैं। प्रत्येक पंक्ति कहलाती है दल। ठीक है, अगर हम लोग आगे देखें तो आपके सामने आगे है कि हिंदी में कुछ छंद 6-6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद को 2 छंदों के योग से बनते हैं, जैसे कुंडलिया। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कुंडलिया जो छंद है वो किन 2 के सहयोग से बनता है? तो कुंडलिया बनता है दोहा और रोला से। ठीक है, छप्पे किससे बनता है? छप्पे बनता है रोला और उल्लाला से। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा 2 चीज को। ठीक है, कि कुंडलिया जो है बनता है दोहा और रोला के मिलने से, और छप्पे बनता है रोला और उल्लाला के मिलने से। इसको जरूर याद कर लीजिएगा 100% के साथ। इसको याद कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं आपके लिए, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इसलिए बताता हूँ यहाँ पर आपको। चरण 2 प्रकार के होते हैं, समचरण, विषम चरण। प्रथम व तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं, दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं। जैसे दोहा मान ली लिखा हुआ है, लिखा है यहाँ तक कॉमा लगा, ये कॉमा इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक ये। तो इसमें देखिए विषम क्या होगा, आप जानते हैं कि संख्याएं देखिएगा, विषम पहली संख्या 1, दूसरे नंबर या 3 या 4, तो विषम क्या है, सम क्या है आप जानते हैं। देखिए विषम 1 3 हो जाएगा, सम 2 4 हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात आप जानते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको दिए गए थे अंग दिए गए थे, तो आपका पहला तो ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टार्ट होता है वर्ण और मात्रा, इसको पढ़ेंगे हम लोग अब। तो इसी प्रकार से सारी चीज़ पढ़ते रहेंगे आराम से। देखिएगा वर्ण और मात्रा, इसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए अगर वर्ण और मात्रा की बात करें तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ण या अक्षर।
एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ। इसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो, जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो उसे वर्ण नहीं माना जाता है। ठीक है, जैसे हलंत शब्द रह राजन का ना जो है संयुक्त अक्षर का पहला अक्षर, कृष्ण का शा, तो ये क्या है? ये स्वर नहीं है। मतलब उसे जिस ध्वनि में स्वर नहीं आता है उसे वर्ण नहीं माना जाता, तो ये वर्ण नहीं है। ठीक है, इसमें स्वर नहीं आया है, ना हलंत लगा, इसमें स्वर नहीं आया है, हलंत लगा हुआ है, तो ये वर्ण नहीं माना जाएगा। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? वर्ण को ही हम लोग अक्षर कहते हैं। ये बात हुई। आपके सामने आगे लिखा हुआ है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पूछा जाएगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण होते हैं दो प्रकार के। ह्रस्व स्वर वाले वर्ण, ह्रस्व वर्ण अ, ई, उ, ऋ, का, ई, कु, मतलब आपके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये ठीक है। ये ह्रस्व स्वर वाले हो जाएंगे आपके वर्ण, ये आपके सामने लिखे हुए हैं चार। और दीर्घ स्वर वाले वर्ण आपके लिखे हुए हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, और ये आपके यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दिया गया है का, की, कु, के, कै, कौ, कौ, ये यूज करके इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया है। अगर हम लोग आगे बात करें तो आपके सामने आगे लिखी हुई है मात्रा। क्या लिखा हुआ है? मात्राएं लिखी हुई हैं, इसको देखिएगा। लिखा हुआ है मात्रा कि किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक, तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे दो मात्रा माना जाता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे एक मात्रा। और दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे दो मात्रा माना जाता है। इस प्रकार मात्रा दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में आप जानते हैं, पढ़ा था आपने, और दीर्घ में आपका ये आ जाएगा। ह्रस्व की अगर हम लोग बात करें तो उसको भी समझना जरूरी है। अ, ई, उ, ऋ, ये ह्रस्व हो जाएगा। दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। अब आगे देखिएगा, आपके सामने और लिखा हुआ है कि वर्ण और मात्रा की गणना। इसमें देखिएगा कि वर्ण की गणना कैसे करते हैं, इसको देखो आप लोग। लिखा हुआ है ह्रस्व स्वर वाले वर्ण, जैसे जानते हैं ह्रस्व वर्ण क्या होते हैं? एक वर्णिक, जैसे अ, ई, उ, ऋ। ये कैसे हो जाएंगे? आपके ह्रस्व वर्ण आ चुके हैं पहले, इन्होंने एग्जाम्पल में समझा दिया है कि क, कि, कु, क्र समझा दिया यहाँ पर। आगे आपका है कि दीर्घ स्वर वाले वर्ण, दीर्घ वर्ण, जैसे एक वर्णिक लिखा हुआ है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, तो रिपीट हो गई ये चीज़ें यहाँ पर। तो आपने देखा यहाँ पर कि ये ह्रस्व स्वर वाले वर्ण लिखे हुए हैं आपके सामने, इनका एग्जाम्पल दिया गया है। ये दीर्घ स्वर वाले वर्ण लिखे हुए हैं, इनका ये एग्जाम्पल दिया गया है। अगर हम लोग आगे बात करें तो आप लोग आगे देखिएगा, लिखा हुआ है मात्रा की गणना। क्या लिखा हुआ है? मात्रा की गणना। अगर मात्रा की गणना में बात करें तो देखिए ह्रस्व स्वर आप लोग जानते हैं कौन कौन से हैं। एक मात्रिक स्वर अ, ई, उ, ऋ, ये ह्रस्व हो जाएंगे। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक, दो मात्रा वाले आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हो जाएंगे। अगर हम लोग आगे समझे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्णों और मात्राओं की गिनती में स्थूल भेद यही है कि वर्ण सस्वर अक्षर को और मात्रा सिर्फ स्वर को कहते हैं। मतलब क्या है कि वर्ण क्या होता है? जिसमें स्वर सहित अक्षर होता है, और मात्रा को सिर्फ, जिसमें सिर्फ स्वर, सिर्फ मात्रा होती है, सिर्फ स्वर को कहते हैं। तो ये बात यहाँ पर ये क्लियर होती है आपकी। अगर हम लोग आगे बात करें तो आपके सामने अगला आ चुका है यहाँ पर संख्या और क्रम। क्या आ चुका है? संख्या और क्रम। कि वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं, लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। संख्या क्या होती है और क्रम क्या होता है? कि वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं, लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। वर्णिक छंदों के सभी चरणों में संख्या और क्रम दोनों समान होते हैं, जबकि मात्रिक छंदों के सभी चरणों में संख्या तो समान होती है लेकिन क्रम समान नहीं होते हैं। ये भी बात यहाँ पर क्लियर होती है। अगर हम लोग आगे बात करें, लिखा हुआ है आपके सामने गढ़। क्या लिखा हुआ है? गढ़। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़े थे, अंग के छंद के अंग पढ़े थे, वही हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर तरीके से डिस्क्रिप्टिव में। गढ़ क्या है?
कि केवल वर्णिक छंदों के मामले में लागू होता है। गण कब लागू होता है? केवल वर्णिक छंदों के मामले में लागू होता है। गण का अर्थ क्या है? गण का अर्थ होता है समूह। गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब होता है समूह। यह समूह 3 वर्णों का होता है। गण में 3 ही वर्ण होते हैं, ना अधिक ना कम। गण जो होता है उसमें 3 वर्ण होते हैं, ना तो कम होते ना ज़्यादा होते हैं। अतः गण की परिभाषा होगी लघु गुरु के नियम क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। मतलब क्या है कि 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। अगर हम देखें आगे लिखा हुआ है कि गणों की संख्या 8 है। कौन कौन से? यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। ये कितने हो जाएंगे? गण गण हो जाएंगे आपके 8। गणों को याद करने के लिए सूत्र आपको यहाँ पे दिया गया है। यमाता राज भान सलगा। क्या लिखा हुआ? यमाता राज भान सलगा। इसमें पहले 8 वर्ण गणों के सूचक हैं और अंतिम 2 वर्ण लघु व गुरु के। जैसे सूत्र के गण प्राप्त करने का तरीका क्या है? बोधक वर्ण से आरंभ कर आगे के 2 वर्णों को ले लें, गण अपने आप निकल आएगा। ठीक है। अब देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसको याद करिएगा, यमाता राज भान सलगा। याद कैसे करेंगे? देखो, या से बनेगा यगड़, ये लगड़ लगाना है। मा से मगड़, ता से तगड़, ला से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़ और सा से सगड़। ठीक है, बस ये है। क्लियर हुई इतनी बात? आगे लिखा हुआ है आपके सामने कि यगड़ किसे कहते हैं। तो यगड़ जो हो जाएगा यमाता। अतः यगड़ का रूप हुआ आदि लघु। ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपके सामने आगे लिखा हुआ है गति। अगला आ चुका है आपके सामने यहाँ पर टॉपिक, यहाँ पे गति का, कि छंद को पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। जिन लोग नहीं दोहा पढ़ते हैं, लय से पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग गति कहते हैं। जैसे कबीर का दोहा वाले लोग नहीं लय से पढ़ते हैं, आपने सुना होगा, बहुत अच्छी तरीके से लोग लय में पढ़ते हैं, तो बस उसी को हम लोग कहते हैं गति। बस इतना समझना आप लोग, क्योंकि एग्जाम में चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछी जाती इस प्रकार से कि गति क्या होती है, पूछना होगा तो वही पूछ लेगा। ठीक है, इस प्रकार से गण कितने होते हैं संख्या पूछ ली जाती है। ठीक है, क्लियर में। आगे आपके सामने है कि गति का महत्व वाणिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक है। बात यह है कि वाणिक छंदों में तो लघु गुरु का स्थान निश्चित रहता है, किंतु मात्रिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित नहीं रहता। पूरे चरण की मात्राओं का निर्देश मात्र रहता है। आगे आपके सामने है कि मात्राओं की संख्या ठीक रहने पर भी चरण की गति में बाधा पड़ सकती है। आगे आपके सामने यहाँ पर है कि जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि दिवस का अवसान था समीप में गति नहीं है, जबकि दिवस का अवसान समीप था में गति है। अगला लिखा हुआ है कि चौपाई, अरिल्ल व पद्धरि, इन तीनों छंदों के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, पर गति भेद से ये छंद परस्पर भिन्न हो जाते हैं। मतलब अगर बात करें हम लोग तो चौपाई, अरिल्ल, पद्धरि, ये तीनों छंद हैं जिन्हें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, परंतु गति भेद से अगर देखा जाए तो ये छंद जो है परस्पर भिन्न हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। अब देखिए आगे लिखा हुआ है आपके सामने कि मात्रिक छंदों के निर्दोष प्रयोग के लिए आगे लिखा हुआ है कि गति का परिज्ञान अत्यंत आवश्यक है। गति का परिज्ञान भाषा की प्रकृति, नाद के परिज्ञान एवं अभ्यास पर निर्भर करता है। आपके सामने आगे लिखा हुआ है, इसको भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं कि आपके सामने यति और बदाम भी लिखा हुआ है कि छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। ठीक है, कि छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। और आपके सामने आ गया है कि छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है, पर बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं। यति का निर्देश प्रायः छंद के लक्षण यानी परिभाषा में ही कर दिया जाता है। जैसे मालिनी छंद में
पहले ये 8 वर्णों के बाद दूसरी ये 7 वर्णों के बाद पड़ती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पहले से ही इतनी चीज़ क्लियर कर दी जाती है। तो हमारा ये पार्ट 1 था जो कि यहाँ पर आपका समाप्त होता है। इसके बाद में मिलेगा आपको पार्ट 2, और जिस पार्ट 2 में हम लोगों ने इसके 6 अंक पढ़ लिए हैं। उसके बाद में इसके 7वां अंक पढ़ेंगे। आपकी जानते हैं यहाँ पर देखिएगा, ये हम लोगों ने यहाँ पर ये इतना टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। एक तुक का टॉपिक जो है अगली वीडियो में, और जो भी इस चैप्टर में होगा उसको अगली वीडियो में कवर करने वाले हम लोग। और उसके बाद मिलेगा आप लोगों का टेस्ट, उसको भी सॉल्व करना। वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसे एक बार लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।